لکھا ہوا ہے کہ ہر حال میں 29 فروری تک اسمبلی کو سمن کرنا ہے. عارف الوی صاحب آئین کو توڑتے ہوئے یہ اپنا فرض نہیں نبھا رہا ہے. امکان یہ ہے کہ نہ صرف وہ عدم اعتماد کے وقت آئین توڑنے والا مقدمہ ہوگا، اگر وہ آئینی ذمہ داری صدر عارف الوی پورا نہیں کرتا تو امید ہے کہ اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب وہی آئینی ذمہ داری پورا کر دے گا. صدر پاکستان کو یہ آئینی اختیار ہے کہ اس دن وہ اجلاس بلائے جب اسمبلی مکمل ہو. انہوں نے ابھی فیصلہ ہی نہیں کیا. ان کا کام ہے کہ آج اسمبلی مکمل کرے، صبح اجلاس بلا لے گا پریزیڈنٹ آف پاکستان، ان کی ذمہ داری ہے. بھائی جب اسمبلی مکمل نہیں ہے، آپ آئین کا آرٹیکل 51 کہتا ہے کہ آپ ریزرو سیٹس دیں گے اکارڈنگ ٹو شیئر، جس کا جو شیئر ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اللہم صلی علی آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ویلکم ٹو اسٹریٹ فارورڈ وت الحاج. تو یہ تاں بدھو آئے ملک میں جو شور ہے وہ یہ شور ہے کہ صدر مملکت جو کم کرے پیو ڈاکٹر عارف الوی صاحب وہ پی ٹی آئی جلائیں ملک جلائیں ناہن. تنقید ہن کرے پئی تھے ڈاکٹر عارف الوی تے چھو کہ ڈاکٹر صاحب اञا تائیں قومی اسمبلی جو اجلاس نہ سڏیو आहे. آئین میں आहे इहा पावर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वटि. समरी तव्हां ॾे वई, तव्हां रिजेक्ट करे छॾी. अॼु वरी निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब तव्हांखे एडवाइस मोकिली आहे, अञा ताईं तव्हां हुननि ते रिस्पॉन्स न ॾिनो आहे. यकीनन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जेके ॻाल्हियूं कयूं आहिनि अदालत जे ॿाहिरि उहे इलाही इम्पोर्टेंस थियूं रखनि ऐं हुननि डायरेक्टली चयो आहे त सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जंहिं वटि हाणे 7-8 ॾींहं बचिया आहिनि जंहिंखां पोइ सदर न हूंदो, हो पंहिंजे उहिदे खां लहण खां पोइ कानूनी मुश्किलात यानी हुन ते केसिस ठहंदा, मुख़्तलिफ़ केसिस, ॿिनि केसिस जो ज़िक्र अॼु बिलावल साहब करे छॾियो आहे. पहिरियों केस हुयो कि जॾहिं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पियो अचे इमरान ख़ान लाइ, हुन महिल असेंबलीज़ खे ख़तमु करणु तहलील करण वारो हिकिड़ो केस आहे. ॿियो केस आहे इजलास क़ौमी असेंबली जो न सॾणु, जेको हाणे आरिफ अलवी साहब खे सॾणु घुरिजे हा माहिरीन जे मुताबिक़, मोस्टली पॉलिटिशियन इहे सम्झनि. पर ऑफकोर्स जेकी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स आहे उहे बि कॉल करे सघे थी इजलास खे ऐं चयो थो वञे कि 29 फरवरी हिन महीने कुझु ॾींहंनि खां पोइ इजलास थींदो. सुभाणे ताईं सिचुएशन इहा क्लियर थी वेंदी. पर सवाल इहो ई आहे कि सदर मुमलिकत जो किरदारु जेके कम डॉक्टर आरिफ अलवी कया आहिनि छा उहो मुल्क जे लाइ आहिनि या PTI जे लाइ आहिनि, ऐं छा मुस्तक़बिल हूंदो अहिड़े सदर जो जेको मुल्क जे लाइ कमु न करे ऐं पंहिंजी पार्टी जे लाइ कमु करे. त यकीनन इहे तमामु हिकिड़ो वॾो क्वेश्चन आहे जेको अॼु खणंदासीं. ॿियो वॾो सवाल इहो आहे, असांखे ख़बर आहे PTI केतिरी मुश्किलात जो शिकार आहे. मौलाना फज़लुर रहमान जमियत उलमा इस्लाम फे हुननि सां गॾु बि इलेक्शन में छा थियो आहे असां ॾिसी वरितो आहे, रिज़ल्ट्स ॿुधाए चुकिया आहिनि असांखे. ऐं मौलाना साहब हिन महिल जेके स्टेटमेंट्स ॾियनि था उहे इलाही ख़तरनाक ऐं ख़ौफ़नाक आहिनि. उहे डायरेक्ट झेड़ो था वठनि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान खां, जंहिंजे करे मां सम्झां थो कि सॉफ्टवेयर अपडेट जो टाइम अची वियो आहे. अगरि को ॿियो सियासतदान करे हा त अञा ताईं सॉफ्टवेयर अपडेट थी चुकियो हुजे हा, पर छो जे करे मौलाना फज़लुर रहमान साहब आहे त अञा ताईं इहो अपडेट न आहे थियो. छो इहो ॿिए प्रोग्राम में पुछंदासीं. हुननि कहिड़ी ॻाल्हियूं कयूं आहिनि तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदासीं. प्रोड्यूसर साहब प्लीज़. अल्लाह आने वाले दिनों में ये बताऊंगा कि जो सिस्टम के अंदर है वो रोएंगे और जो सिस्टम से बाहर हैं वो जमकर बात करेंगे और जुर्रत से बात करेंगे. और यहाँ पर नताइज जो है ऐसे लोगों के हक में आए हैं जो इलेक्शन में नजर ही नहीं आ रहे थे. इलेक्शन से दस्तबरदार शुदा लोग वो कामयाब हो गए. हमारी पोजीशन बड़ी वाज़ेह है कि हम किसी हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहते. हमें सिस्टम से बाहर नहीं किया गया है, बल्कि हमने सिस्टम से बाहर रहने का फैसला किया है. मौलाना फज़लुर रहमान साहब जी स्टेटमेंट तव्हां ॿुधी ऐं यकीनन इहे ॻाल्हियूं अॼु जाम माण्हू कनि था कि जेको हुकूमत ठाहींदा उहे मुश्किलात जो शिकार हूंदा ऐं छो जे करे मुआशी मुश्किलात ऐं मुआशी फ़ैसिला अहिड़ा ॾुखिया थींदा. टैक्स वधंदो, पेट्रोल, बिजली, गैस, हर शइ जी क़ीमत वधी वेंदी. तव्हांखे ख़बर आहे भाण जी क़ीमत अञा वधण वारी आहे, बिज अञा महांगो थी वेंदो. फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विसिस टू लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, मईशत जा इहे टेई शोबा नुक़सानु खणंदा ऐं यकीनन सियासतदाननि लाइ अनपॉपुलर डिसीजन्स, ॾुखिया फ़ैसिला अचण वारे वक़्त में आहिनि IMF बशमूल. त यकीनन हिन करे खोड़ माण्हू इहे चवनि था कि जेको हाणे हुकूमत ठाहींदा, जो 24 में हुकूमत बनाएंगे उन्हें 25 में लखपत आ जाएगा. यही ॻाल्हियूं हिन करे थियनि थियूं छो जे करे इकनॉमिक सिचुएशन मुल्क जी अहिड़ी ख़राबु आहे. पर मौलाना फज़लुर रहमान जी इस्टेब्लिशमेंट ते स्ट्रेट अटैक, स्ट्रेट तनक़ीद ऐं को जवाबु हुतां न अचणु, को सॉफ्टवेयर अपडेट हुतां न अचणु, इहो हिकिड़ो तमामु वॾो सुवालु आहे. ॻाल्हि कयूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी त असांखे ख़बर आहे कि पीपल्स पार्टी विफ़ाक़ में विज़ारतूं कोन थी वठे. फेडरल गवर्नमेंट में वोट ज़रूरु पीपल्स पार्टी करे थी शहबाज शरीफ़ खे प्राइम मिनिस्टर ठाहिण लाइ, बट कैबिनेट में का बि मिनिस्ट्री पीपल्स पार्टी फेडरल कैबिनेट में नथी वठे. पर पंजाब मां जूं ख़बरूं हलनि पियूं, गर्दिश पियूं कनि ज़राए जे मुताबिक़ त पीपल्स पार्टी खे 3 मिनिस्ट्रियूं
पंजाब में भी मिलण वारियूं आहिनि ऐं बलोचिस्तान ऐं पंजाब में नून ऐं पीपल्स पार्टी गॾु कमु कंदियूं ऐं गॾु मिनिस्ट्री गॾु कैबिनेट में वेठा हूंदा। पर आउं सोचण ते मजबूर थी वियुसि कि अगरि पीपल्स पार्टी विफ़ाक़ में कोन थी वेहे नून लीग सां गॾु त पंजाब में छो थी वेहे। ऐं यकीनन ये सोचण वारी ॻाल्हि आहे कि हाणे अचण वारे ॾींहंनि में सिंध मां त पीपल्स पार्टी सदाईं खटंदी ई आहे, पर ॿियनि सूबनि मां कीअं पंहिंजी पोज़ीशन स्ट्रॉन्ग कंदी हिकिड़ो वॾो सुवालु आहे। ऐं ॿियो ऑफकोर्स अचण वारे ॾींहंनि में असांखे ॾिसणो आहे कि जेको अदालती निज़ाम आहे, छो कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस बि अदालत में हले पियो ऐं उते वॾी ॻाल्हियूं थियनि पियूं, काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहिबु हुनखे लीड कनि पिया। छा को प्रेसिडेंट, को रिवायत, को अहिड़ो कमु थींदो जंहिंसां असां चई सघूं कि असांजो इंसाफ़ ऐं अदालती निज़ाम बहितर थी वियो आहे। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं मेरीन अनवर राजा साहब ने राजा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। मेरीन साहिबा अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है मैडम आपको? राइट, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है ऑफ कोर्स अंटिल वी गो टू हर। पीटीआई जी ॻाल्हि करण भी प्रोग्राम जे आगाज़ में तमाम ज़रूरी आहे। पीटीआई जी जेके रिजर्व्ड सीट्स आहिनि हुननि जे करे ही सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब अञा ताईं क़ौमी असेंबली जो इजलास न सॾियो आहे। रीज़न इहा ॾिनी वई आहे कि जेसि ताईं इलेक्शन कमीशन इन्हनि रिजर्व सीट्स जो नोटिस न कढंदो तेसि ताईं ऐवान कंप्लीट कोन थींदो, हाउस कंप्लीट थींदो ऐं पोइ इजलास सॾियो वेंदो। त हाणे पीपल्स पार्टी जे अलावा PMLN जेको अॼु इलेक्शन कमीशन जे अंदरि जेका समात थी आहे इन्हनि रिजर्व सीट्स लाइ, हुनमें PMLN जे तारड़ साहब जेके वज़ीर कानून बि आॻु में हुननि इहो मौक़िफ़ अपनायो, इहा रीज़निंग ॾिनी त PMLN खे जेतिरियूं बि रिजर्व सीट्स आहिनि PTI जेको हाणे सुन्नी इतिहाद काउंसिल ठही वियो आहे, सॼी रिजर्व सीट्स नून लीग खे ॾिनियूं वञनि। त यकीनन मां सोचण ते परेशान थी वियुमि। पोइ यकीनन ॾिसणो आहे सुभाणे इहा समात कंटिन्यू थींदी ऐं हे रिजर्व सीट्स जो फ़ैसिलो तमामु ज़रूरी आहे जल्दी अचणु ताकी क़ौमी असेंबली जो इजलास थी सघे। ऐं खोड़ माण्हू त इहो बि चवंदा कि PTI खे सीटूं न मिलंदियूं, सुन्नी इतिहाद काउंसिल खे न मिलंदियूं, इलेक्शन कमीशन वंस अगेन अहिड़ो फ़ैसिलो ॾींदो जेको PTI जे अगेंस्ट हूंदो। लेट्स सी, सुभाणे ॻाल्हि ख़बर पइजी वेंदी। प्रोग्राम में अॻिते कल हली करे अज़हर सिद्दीक़ साहब मूंखे जॉइन कंदा फ्रॉम PTI, उन्हनि खां पुछंदासीं कि उन्हनि जो आहे छा प्लान, मुस्तक़बिल आहे छा PTI जो। इहा तमामु हिकिड़ी वॾी शइ आहे। ऐं ॿियो लॻोलॻि तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां कि जेको ऐवान सदर जे लाइ इलेक्शन थियणो आहे, सदारती इलेक्शन जंहिंखे चऊं था, जंहिंमें सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब कैंडिडेट हूंदा, PMLN जा बि पीपल्स पार्टी जा बि, उहो 8 तारीख़ थियणो आहे, मार्च जी 8 तारीख़। PMLN ऐं पीपल्स पार्टी हिन ॻाल्हि ते एग्री कयो ॿिन्हिनि पार्टीज़ के सेनेट इलेक्शंस खां अॻु में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस थियणु घुरिजनि। ऐं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी हुननि जे हक़ में फ़ैसिलो ॾेई करे चई छॾियो आहे कि 8 तारीख़ नए सदर जा इलेक्शंस थींदा पाकिस्तान में। ऐं गॾोगॾु इहा बि तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधायां कि मियां शहबाज शरीफ़ साहब खे इहो टास्क ॾिनी वई आहे, मियां शहबाज शरीफ़ साहब खे इहा टास्क ॾिनी वई आहे कि MQM जो वोट पीपल्स पार्टी जे कैंडिडेट यानी आसिफ अली ज़रदारी साहब खे ही मिले। यकीनन हाणे ॾिसणो आहे कि शहबाज शरीफ़ साहब हिन मिशन में कामयाब थी सघंदो या न थी सघंदो। बाक़ी ख़ैबर पख्तूनख्वा ऐं बलोचिस्तान जी असेंबलियुनि जो सुभाणे पहिरियों इजलास आहे। यकीनन हाणे अॼु जे प्रोग्राम में हाणे असांखे जॉइन करे चुकिया आहिनि PTI जा सीनियर रहनुमा अज़हर सिद्दीक़ साहब। थैंक यू सो वेरी मच अज़हर साहब, खैरियत से हैं? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सर आपको? जी आ रही है सर। अज़हर साहब, पहले तो ये बताइए कि सदर मुमलिकत बड़े कानूनी पेचीदगियों और मसाइल का शिकार होने वाले हैं। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज कह दिया है 2 केसेस उनके ऊपर बनेंगे। पीपल्स पार्टी करेगी नहीं करेगी ये मुझे नहीं मालूम है, ये स्टेटमेंट नहीं आई है, लेकिन शायद नामालूम अफराद कर दें और उसमें 2 केसेस वाजे हैं। तो आपकी नज़र में सर आप अग्री करेंगे डॉक्टर आरिफ अलवी ने जो किया वो मुल्क के और कौम के वसीतर मफाद में नहीं? देखिए, मैं वो हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले, अरमा पर कम निकले, ख्वाहिशात का इजहार तो बहुत ज्यादा है। आसिफ अली जरदारी साहब ने भी सौदे पे आना है तो कुछ कहते हुए 1000 बार सोचना चाहिए। सदर का जो ओहदा है इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट और अंडर आर्टिकल 248 इम्यूनिटी है। और मैं वैसे हैरान होता हूं कि कौन सा पर्चा भी, किस बात का पर्चा। और जब 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे, आइन ने लिखा था 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, करा दिए थे। वो कितने पर्चे हो गए इनके खिलाफ? फिर उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ हमारे पास है नहीं, हमारे पास है नहीं, अपना पैसे नहीं है, फंड नहीं है। वो बाद में निकला है फंड भी है। फिर कहाँ लिखा है कि मर्दमशुमारी पहले होनी है, इलेक्शन बाद में होनी है। इन्होंने वहां भी आइन तोड़ा। आइन तो इतनी दफा तोड़ चुके हैं ये। और वो जो आइन तोड़ने की बात है, आर्टिकल 6 वहां लगता है जब कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया जाए, एब्रोगेट किया जाए। यानी इस तरह नहीं लगता कि आप उसको इस कॉन्टेक्स्ट में लेकर चलें और आप जाने लगे यानी सदर पाकिस्तान ने तो कोई ऐसा काम नहीं किया। और आइन का आर्टिकल 91 सारा पढ़ लें।
आर्टिकल 130 जिसकी बातें करते हैं वो सारा पढ़ लें आप। भाई वाज़े तौर पर बात है कि असेंबली पूरी नहीं है, कौमी असम्बली मखसूस नशिस्तें आपने दी नहीं है। वो जब तक आप मखसूस नशिस्तें देते नहीं हैं, असेंबली का इजलास कैसे बुला ले सदर? सदर को तो आइन का रखवाला है, वो आइन का गार्डियन है और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, और ये निगरान हुकूमत बैठे, यानी ये किस कैपेसिटी में बैठ के सदर को बैठ के हदायत जारी करते फिर रही है। इनका काम इलेक्शन कराना था, करा दिया, बाकी छोड़ दें। और वो जो इलेक्शन कराया है वो आपने देख ही लिया कि तारीख की बदतरीन धांधली, रिग्ड इलेक्शन और जो ज्यादतियां हुई हैं इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ, वो कैसे भूल जाए? जब समाज कल जब समाज शुरू हो गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, आप जानते हैं आज आज़म नज़ीर तार साहब ने कहा कि ये सारी रिजर्व सीट्स जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हैं वो नून लीग को दे दी जाएं। कल की समात में क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या होगा सर? देखिए, इलेक्शन कमीशन से कोई उम्मीद नहीं है हमें। इलेक्शन कमीशन ने, आपको याद होगा ज़िमनी इलेक्शन जब पंजाब के हुए थे तो 20-22 सीटों पे, तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खवातीन की नशिस्तें थी वो भी दे दी थी, और हमने चैलेंज किया था, हाई कोर्ट में हमें जाकर मिली थी। अभी तक तो इलेक्शन कमीशन बायस है, वो एक किरदार का अदा कर रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ चल रहा है, लेकिन शायद आइन का आर्टिकल 51 पढ़ा नहीं है। ये प्रोपोर्शनेट के मुताबिक सीटें मिलती हैं, और सीटें जो हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, उस तनासब से सीटें मिलनी हैं, और उस तनासब को अगर आप सामने रख कर देखेंगे तो उसमें तो कोई डाउट है नहीं। चलो एक सेकंड अदर साहब, एक सेकंड प्लीज, आई एम इंटरप्टिंग, आई अपोलोजाइज। वेलकम करना चाहूंगा जमीयत उलमा इस्लाम फे के सीनियर रहनुमा मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? दुआ मुफ्ती साहब, उम्मीद करता हूं कि आप भी खैर आफियत के साथ होंगे, अल्लाह आपसे राजी होगा। मुफ्ती साहब, आजकल मौलाना फजलुर रहमान की तोपों का रुख एस्टैब्लिशमेंट की तरफ है बहुत ज्यादा। ये काम अगर शायद पीटीआई वाले करते तो उनको तो सर रातों रात उनके कारखाने भी बंद होते, उनके घर वालों को भी उठा लिया जाता, उन्हें भी उठा लिया जाता। मौलाना फजलुर रहमान के साथ सर ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट वाला हादसा हो नहीं रहा, कैसे, क्या वजह है सर, क्या ताकत है उनके पास? बिस्मिल्लाह, आपको जरा जल्दी है, जरा सब्र तो करो। अच्छा, मंजर भी तब्दील होगा, पस मंजर भी तब्दील होगा। पहले तो हम थे उस साइड पर जहाँ पीडीएम खड़ी थी जी, तो हमारे तोपों का आरोप पीटीआई के खिलाफ था कि 9 मई को क्यों हुआ और क्या हुआ और कैसे हुआ। लेकिन जब हम खुद मुतासर हो गए उससे और वो नाकाबिल बर्दाश्त नुकसान हुआ, तो फिर भी हमने सोचा कि अब कितना एहतराम किया जाए एस्टेब्लिशमेंट का, और जितना एहतराम करते हैं तो क्या उसका अशर अशीर वो भी करते हैं। और जो हमें मुरब्बत होती है कि मुल्क है और मुल्क की ये दिफाई लाइन है, तो क्या उनको भी इतनी हया होती है? तो जाहिर है तो नहीं होती। तो फिर हम भी नाराज हो गए। अब हमारी जो नाराजगी है वो उसूलों की बुनियाद पर है। यानी अगर लोग पीटीआई को वोट देते हैं और पीटीआई के लोग जीते हैं और जेयूआई नहीं जीत सकते, तो उन्हें कोई एतराज नहीं, लोग पीटीआई का हक बनता है उनको दे दिया जाए। लेकिन जो 8 तारीख को इलेक्शन हुआ, 9 को तो फिर एक और इलेक्शन हुआ, लोगों ने जो वोट डालना था वो डाल दिया, फिर उसके बाद जिन्नात ने वोट डाले, तो जिन्नात के उस बंदर बाड़ के अंदर इंसाफ नहीं हुआ। जिन्नात के उस बंदर बाड़ में इंसाफ नहीं हुआ, तो इंसाफ नहीं हुआ तो फिर ये लोग फिर कौन सी मुकद्दस गाय है उनके बारे में बातें की जाए? तो हम बात करते हैं। अब आप कहते हैं कि ये आपको उठाते नहीं तो आपको ये अरमान भी पूरा हो जाएगा, उठाए भी जाएंगे हम, छोड़े भी जाएंगे हम अदालत से जमानत भी मिलेंगे। यानी करीब करीब हमारा भी वही हाल होगा जो पीटीआई का है। लेकिन तमाम बातों को सोच समझ कर हमने ये रास्ता इख्तियार किया। आप इतना यकीन से क्यों कह रहे हैं कि हमारा भी यही हाल होगा जो पीटीआई का है? इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया इस बात पे सर? क्या आपको इशारे मिल गए हैं कि होने वाला है हाल? कुछ समझ कर ही हुए हैं मौज दरिया के हरीफ, वरना हम भी जानते हैं आफियत साहिल में है। जाहिर है आप ताकतवर लोग गरेबान में हाथ डालोगे तो आप महफूज नहीं रहोगे। हमारा ये ख्याल है कि पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है वो भी गलत है, खिलाफ कानून जो हो रहा है, और धांधली जो हुई है वो भी गलत है, बंदर बांट भी गलत है। आपको चैलेंजेस का सामना है, आपने ग्रे लिस्ट से दूर भागना है, अभी आपको एक नई किस्त लेनी है IMF से। लेकिन जब आपके इलेक्शन ठीक नहीं होंगे तो सियासत ठीक नहीं होगी, जब सियासत ठीक नहीं होगी तो मईशत और सियासत तो जुड़ी हुई है।
تو آپ کی معیشت بہت زیادہ خراب ہو جائے گی. اس لیے ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمارا لہجہ ٹھیک ہے اور ہم کچھ دلائل دیکھ کر ہی ہم بات کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو. اب ہماری جماعت جو ہے بلوچستان کے اندر وہ روڈوں پر ہے, سندھ کے اندر وہ ہے, ہم پورے احتجاج میں ہیں, ہماری بات نہیں سنی جا رہی. تو یہاں ہمارے ایم کیو ایم کے احباب, انہوں نے لوگ جو کھڑے کی تھے 15 تھے, سیٹیں ان کو 17 ملی. اور آپ اندازہ لگاؤ پیپلز پارٹی ساری کی ساری سیٹیں جیتتی ہے سندھ میں سے, اندرون میں سے کوئی اور آدمی حرف غلط کی طرف بھی نہیں جیتتا. اور پنجاب تو یہ طے کر دیا گیا تھا کہ ہم پنجاب دیں گے نون کو, اور ہم سندھ دیں گے پیپلز پارٹی کو, کراچی ایم کیو ایم کو ملے گی, اور خیبر پختونخوا ملے گی پی ٹی آئی کو. سر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا پی ٹی آئی کو ملے گی؟ مفتی صاحب وہ تو نفرت کرتے ہیں پی ٹی آئی سے سر. بس وہ ہیں تو پاکستانی ہیں, باہر کے تو نہیں ہیں. اختلاف بھی ہوتا ہے لیکن ایک دلیل یہ بھی بنا دی, دیکھو وہ فلان جیت گیا, اگر ہم مداخلت کریں تو. اوکے بالکل صحیح کہا آپ نے مفتی صاحب, یہ والی ریزننگ بہت دی جاتی ہے. اظہر صدیق صاحب were you listening سر؟ مفتی صاحب نے کیا فرمایا؟ میرے تک ذرا آواز کلیئر نہیں آئی. مفتی صاحب فرما رہے ہیں سر کہ اگر کے پی کے میں عمران خان اور پی ٹی آئی بھی جیتی ہے تو اس کا کمال بھی طاقتور حلقے پر ہی جاتا ہے, جس نے پیپلز پارٹی کو سندھ میں جتوایا, جس نے نون لیگ کو پنجاب میں جتوایا, جس نے بلوچستان میں ان سب کو جتوایا, اسی نے ہی پی ٹی آئی کو کے پی کے میں جتوایا. جو سر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ تھرڈ امپائر نے ہی پی ٹی آئی کو کے پی کے میں جتوایا؟ اظہر صاحب دیکھیے میں دیکھیے مفتی صاحب سے بہت پیار ہے, بہت اب چیزیں اپنی جگہ ہیں, لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ جو حالات اور واقعات ایسے ہیں جو پورے پاکستان کے اندر جس طرح کا ووٹنگ ٹرینڈ بن رہا تھا نا, یہ ہم چھوڑ دیں نا. ہمارے پاس پیرامیٹر کیا ہے؟ ہمارے پاس پیرامیٹر یہ ہے کہ جو ووٹنگ ٹرینڈ چل رہا تھا, ووٹنگ ٹرینڈ آپ کو پتا ہے فارم 47 کا جو چل رہا تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کا چل رہا تھا, یعنی جمعیت علماء اسلام کے ساتھ بالکل زیادتی ہوئی ہیں کراچی کے اندر, پنجاب کے اندر, اپنا بلوچستان کے اندر, ہو سکتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی ہوئی. یعنی میں ان میں نہیں اختلاف کرتا, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس میں بڑے لیول کے اوپر ایک انکوائری اور انویسٹیگیشن اور ایک کمیشن بیٹھنا چاہیے جو پورے پاکستان کے الیکشن کو دیکھیں. ہم بھی پیش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے جو ہوئے ہیں وہ بھی آپ بیٹھ کر اس کو بنائیں, اس کی باقاعدہ انکوائری ہو, انویسٹیگیشن ہو, لیکن وہ کروائیں گے نہیں. اس کی وجہ ہے کہ اب تو وہ اپنا آپ کو پتا جو ویڈیو لیک ہوئی ہے اپنا ایم کیو ایم کی, ایم کیو ایم نے کوئی وضاحت کے ساتھ بتا دیا. انہوں نے تو کہہ دیا کہ نون لیگ نے کہا کہ 60% سیٹیں ہمیں ملی ہیں, تو وہ تو کہتے ہیں آپ کا 100% مینڈیٹ چوری کا. آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں نا. تو یہ تو الیکشن پورے کے پورے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم کوئی خوش نہیں ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے. ہم یہ بالکل ہم ان جماعتوں میں سے نہیں ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ہیں, ہم ہی کھیلتے رہیں گے. ہاں جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں ان کو اس کے منطقی انجام تک لانا چاہیے. اگر ہم تو چاہتے ہیں کہ جو ووٹ عوام نے ڈالا ہے, اگر پاکستان تحریک انصاف کو ڈالا ہے تو ان کا ووٹ ہے, جمعیت علماء اسلام کو ڈالا تو یہ ان کا ووٹ ہے. اظہر صاحب آپ بھی جانتے ہیں, مولانا صاحب مفتی صاحب بھی جانتے ہیں کہ جب سے جے یو آئی اور پی ٹی آئی کی ملاقات ہوئی ہے تب سے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی دونوں کی توپوں کا رخ آپ کی طرف ہو گیا ہے. ایک بریک مجھے لینے کا کہا جا رہا ہے, بریک لینے کے بعد واپس آ کے آپ سے سوال پوچھوں گا کہ جب سے تعلقات بہتر ہوئے ہیں دشمنوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. بریک لیجئے پھر جواب لیتے ہیں. ویلکم بیک. ڈسکشن ہم کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے اظہر صدیق صاحب اور جے یو ایف اے کے مفتی کفایت اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اظہر صدیق صاحب میں نے سوال مفتی کفایت سے پوچھا تھا, آپ سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں. اظہر صاحب جو باتیں مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں, اگر وہی باتیں آپ لوگ میں سے کسی کوئی بھی لیڈر کر لے تو رات بھی گھر پہ رہنا مشکل ہو جائے گا. میرے خیال سے آپ کو سر سیکیورٹی لے لینی چاہیے مولانا فضل الرحمان صاحب سے, تاکہ آپ بھی ببانگ دوہل اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں اور آپ کو کوئی اٹھائے نہ. دیکھیے میں ایک بات تو ہے بڑی واضح, آپ کو پتا ہے میں 7 مہینے تقریباً 9 مہینے میں ضلع وطنی کر کے آیا ہوں. میں بڑا تکلیف اور دقت میں رہا ہوں. میری فیملی کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں وہ سارا کچھ ریکارڈ پہ ہے. اب ہم فیس کر رہے ہیں تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے, سیکورٹی رکھنی چاہیے. ویسے میں نے گارڈ پرائیویٹ رکھے ہوئے ہیں وہاں, لیکن سوال یہی ہے کہ اس ملک میں ابھی آپ نے دیکھ لیا, آپ نے عمران ریاض کے ساتھ حال دیکھ لیا, کیا کیا انہوں نے.
वो झूठा फ्रॉड और फ्रे पर मबनी असतूर की मिसाल आपके सामने मौजूद है। वो अगर उसने जो कहा है उसके मुताबिक उसको डिजिटल दहशतगर्द बना दी है। आप ये अंदाजा तो लगाए ना कि इस मुल्क के अंदर जो फसाइयत चल रही है, जो जुल्म चल रहा है, जो बर्बरियत चल रही है, और ये सारी सियासी जमातें, हम आपको याद होगा मैं कब से कह रहा हूं, मैं पिछले 1.5 साल से कह रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो ज्यादती हो रही है ये सारी सियासी जमातें देख रही हैं, कल इन्हें भुगतना पड़ेगा। अब बारी आने वाली है इनकी, कल इनकी आएगी, किसी और की आएगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खामोश तमाशाई बने रहेगी। वो ऐसी किसी ज्यादती को सपोर्ट नहीं करती है, कोई लाकानूनियत को, जो ये जिस तरह के मेंटेनर एमपीओ के ऑर्डर जारी कर दें, एक झूठा पर्चा दूसरा झूठा पर्चा, बच्चे में पर्चा देते रहे, ये तो ज्यादती है, ये तो जमहूरियत का कत्ल है। और इसीलिए आप देखें ना, अब यहाँ मौका एक आ गया है, जुडिशल कमीशन बनाए ना इसके ऊपर भी, यहाँ भी बैठकर कौम के सामने एक एक चीज सामने रखे। बल्कि मैं तो कहूंगा कि जमीयत उलमा इस्लाम को अब सच बताना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो ये ज्यादती और ये पीछे कौन लोग थे, इनको पता है सारा। सर मौलाना साहब जितना खुलकर बता रहे हैं, मैंने तो किसी को इतना खुलकर बताते हुए नहीं देखा सर। वो मैं तो बता रहा हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो बता दिया ना कि जनरल बाजवा ने क्या किया था, वो आपके सामने है, अब तो कोई डाउट नहीं रह गया ना। यानी उससे पहले अपने ख्वाजा आसिफ ने कहा था, हमें तो बताया गया था कि अपना ना अगस्त 2018 में हमारी हुकूमत आई थी, तो अप्रैल 2019 में ख्वाजा आसिफ का राब्ता हो गया था। अब अंदाजा तो लगाए ना कि यानी अगर वाकई हम चहीते थे, लाडले थे, तो अपने 8 महीने बाद ही अब खत्म हो गए चहीते लाडले। नहीं, असल वजह ये है चहीते और लाडले और मुलाजम जो हैं, वो आपको पता है इनको फेविकॉल ने जोड़ के रखा हुआ है, और वो फेविकॉल सबसे ज्यादा बेहतर जो है उनके लिए वो नून लीगियों के पास है, वो नवाज शरीफ के पास है। नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जमहूरी जमात नहीं है, डिक्टेटर की पैदावार रही है, डिक्टेटर के साए तले पड़ी है, और उन्हीं के साथ बैठकर वो अब जो सारा सिस्टम चला रही है। अब जो ये मौलाना फजलुर रहमान साहब को, हमारे भाई कफायतुल्लाह साहब को एहसास होना चाहिए कि ठीक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में थी तो मसाइल कुछ और थे, लेकिन अब तहरीक इंसाफ को भी समझ आ गई है कि क्या मामलात हैं, किस तरह चलना है, और इसलिए वो इसी सियासी जमहूरी अमल को वो आगे लेके चलना चाहती है। और वो चाहती है कि जो भी ज्यादतियां हुई हैं किसी सियासी जमात की इस तरह की ज्यादतियां ना हो, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है और ना बर्दाश्त होनी चाहिए। ठीक अजहर साहब। मुफ्ती साहब, पीटीआई से दोस्ती क्या हुई? आपके तो पुराने दोस्त भी दुश्मन बन गए, आपको नहीं लगता सर ये दोस्ती बड़ी महंगी पड़ रही है आपको? नहीं, आप की ताबीर ठीक नहीं है। हम दोनों फॉर्म 45 के मारे हुए। ओके, सताए हुए फॉर्म 45 के। ये भी फॉर्म 45 वाले हैं, पीटीआई वाले भी। तो हमारे हाथ में फॉर्म 45 पकड़ा हुआ है, नून और पीपल्स पार्टी के पास फॉर्म 47 है। अच्छा, तो ये 45 का मामला है, और कोई ऐसी दोस्ती या दुश्मनी ऐसी बात नहीं। क्या बात है। अजहर साहब, एक और नैरेटिव है सर जो बड़ा इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जितनी सीटें आप लोग जीते हैं वो भी रिकाउंटिंग के जरिए आपसे ले ली जाएंगी, जहां जहां रिकाउंटिंग हो रही है वहां आप आउट हो रहे हैं। सर इसके ऊपर कुछ कहेंगे सर आप? बिल्कुल है, अभी तक आपने देखा नहीं है, 4 से 5 सीटें तो ले ली गई हैं रिकाउंटिंग में करके, और वो आपने देखा कि अपना प्रिंटिंग प्रेसों में बैलेट पेपर छपता फिर रहा है। यहाँ कौन सा बैलेट पेपर बड़ा बताया गया जनाब, बैलेट पेपर बड़ा सिक्योरिटी फीचर वाला, क्या बेवकूफ बनाया पूरी कौम को बैठकर, उस सिक्योरिटी फीचर का बैलेट पेपर किस काम का आया? यानी धांधले हो चुके हुए हैं, और ये बिल्कुल रिकाउंटिंग के अंदर ऐसा कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, ये क्या कर लेंगे, कितनी देर ये निजाम चला लेंगे? ये इस तरह निजाम नहीं चलने वाला है। और पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर रही है ना, इस दफा आप सारी सियासी जमातें देख रहे हैं, GDA सड़कों पे देख रहे हैं, आप जमीयत उलमा इस्लाम आप सड़कों पे देख रहे हैं, अब जो अपना जमात इस्लामी सड़कों पे देख रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पे है ही है। तो पाकिस्तान अपना अकेले नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। ये सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अपने आप को नवाजने के लिए, लूटने के लिए, लूटने खसूटने के लिए आए हुए हैं, बताते फिर रहे हैं करप्शन पे 0 टॉलरेंस। यानी वो लोग जो स्कूलों में पढ़ाया करते थे कि बच्चों करप्शन तो होती है, हफ्ता जी स्कूलों में जाके बच्चों को ये कहता करप्शन तो होती है, होने दो। यानी आप अंदाजा लगाएं कि वो लोग, ये लोग क्या देंगे इस मुल्क को? ये लोग इस लायक नहीं है कि मुल्क को आगे दे सके, मुल्क को आगे ले जा सके। इन्होंने जो मुल्क का सत्यानाश करना था वो कर दिया है अब। और मैं उम्मीद रखता हूं कि कम से कम अब बाकी सियासी जमातें हैं जिन्हें अब अंदाजा हो गया है कि इस मुल्क की जड़ें खोखली करने में किन लोगों ने रोल प्ले किया है,
ان کے خلاف بہادرائی پورا کریں گی، سڑکوں پہ آئیں گی، جمہوری طور پر لڑائی لڑیں گی، عدالتوں میں آئیں گی، اور جو مطالبات ہم کر رہے ہیں اس کو سپورٹ کریں گی۔ مفتی صاحب، آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ سر ریکاؤنٹنگ اور الیکشن ٹرائیبیونلز کے ذریعے انصاف نہیں ہو رہا ہے؟ ہاں، میں مایوس تو ہوں، اپنی عدلیہ سے بھی مایوس ہوں، اور اپنا یہ ٹریبونل وغیرہ سے وقت ضائع کرنا ہوتا ہے۔ کوئی بھی آدمی طاقتور کی مرضی کے خلاف بات نہیں کر سکتا۔ یہاں کی عدلیہ پوچھ کر لکھتی ہے یا لکھ کر پوچھتی ہے۔ وہ پہلے سے بھی ہمارا حال کوئی اچھا نہیں، ہم 142ویں نمبر پر ہیں، اور ابھی جب پی ٹی آئی سے بلہ چھینا تو اکیلے مقتدر قوتوں نے تو نہیں چھینا، انہوں نے تو عدلیہ کا راستہ اپنایا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ان کے انتخابات پر آپ کو اعتراض تھا تو آپ بلہ نہیں دینا چاہتے تھے، کوئی اور چیز دیتے کہ بھئی بلہ نہیں ملے گا آپ کو، اب یہ ملے گا، تو کوئی ان کا یہ حق تو بنتا تھا نا کہ ان کو کوئی نشان مل جائے، نشان کے بغیر تو پارٹی نہیں ہوتی۔ تو یہاں ایسا ہوا کہ جو کہیں کسی عدلیہ میں ایسا نہیں ہوا، کسی ملک میں ایسا نہیں ہوا کہ نشان سے محروم کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد پھر کیا ہوا، لوگوں نے تو ووٹ دے دیے بہت زیادہ، تو اس سے پھر تھوڑی مایوسی ہو گئی کہ جو ہم طاقتور لوگوں سے ہمیں کوئی زیادتی معلوم ہوتی ہے اور ہم جا کر تسلی کے لیے چیف جسٹس کے پاس چلے جاتے، وہ اب نہیں ہوگا۔ تو مایوسی تو ہے، لیکن بہرحال ان تمام مایوسی کے نتیجے میں ایک انقلاب آئے گا، اور اس انقلاب کے جو وہ حالات ہیں وہ خطرناک ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پہلے سمجھ جائیں اور اصلاح کر لیں۔ اب بھی ایک موقع ہے طلحہ جتوئی صاحب کہ فارم 45 پر فیصلہ کر دیا جائے، اور اگر پی ٹی آئی والے جیتے ہیں تو ان کو جیتنے دیا جائے، وہ ہندوستان سے تھوڑے ہی آئے ہیں، اس ملک کے لوگ ہیں۔ تو اگر پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس کو ووٹ دیا، آپ جیتے نہیں دے رہے، عوام کی رائے کا احترام نہیں کرتے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ وہ 70 والا ریئیکشن ہو جائے گا۔ اس وقت بھی 160 سیٹوں والوں کو وزیر اعظم نہیں بنایا گیا، اور صرف 86 والوں کو بنایا گیا، تو ملک ٹوٹ گیا۔ خاکم بدہن، اللہ تعالیٰ پاکستان کو قیامت تک قائم رکھے، آمین۔ لیکن یہ کا تو غلط ہے نا، آپ عوامی رائے کا احترام نہیں کریں گے تو کل مورخ پھر یہ لکھے گا کہ یہ خدا نخواستہ پاکستان کو جو نقصان ہوا وہ سیاستدانوں کی وجہ سے ہوا۔ نہیں، پھر تو لوگوں کو پردہ نشینوں کو بھی سامنے آنا چاہیے، یہ اچھی بات نہیں ہے، عوام کی رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب، آپ کا ایک بڑا مینڈیٹ بلوچستان میں بھی ہے سر، اور بلوچستان آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا، اور معدنی وسائل اللہ کی نعمتوں کے لحاظ سے میں کہتا ہوں سب سے بڑا، زمینی لحاظ سے بھی پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ۔ بلوچستان میں سر اس وقت بھی گوادر میں اتنی بارشیں ہوئی ہیں کہ وہاں ندی نالوں میں طغیانی، سیلابی صورتحال، کئی گھر ٹوٹ گئے ہیں، کئی لوگ پھنسے ہوئے ہیں، کئی گھر جزوی طور پر ان کو نقصان پہنچا ہے۔ لیکن سر آج بھی بلوچستان میں وہی احساس محرومی، سوئی سے دو سوئی صدن سوئی ندن بن گئی، سوئی والوں کو گیس کی لائنیں نہ ملی۔ آپ کی نظر میں سر یہ بلوچستان کو احساس محرومی سے کون نکالے گا، اور اس وقت جو گوادر میں پھنسے مشکلات سے دوچار ہیں لوگ، ان کی مدد کون کرے گا سر؟ آپ کا تو بہت وسیع اور گہرا قسم کا سوال ہے۔ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ بلوچستان میں احساس محرومی ہے، اور احساس محرومی کو دبایا نہیں جا سکتا۔ آپ نے یہ دیکھا کہ ہمارے جنرل صاحب نے بھٹی صاحب سے کہا کہ ہم آپ کو وہاں سے ماریں گے، ہٹ کریں گے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا، تو اس کا یہ نتیجہ ہے نا۔ اب بھی ناراض قبائل کو راضی کیا جا سکتا ہے، ان کو منوایا جا سکتا ہے، اور ان کے جو محاصل ہیں، پیداوار ہے، ان کو حق دے دیا جائے تو یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ورنہ خدا نہ خواستہ اگر یہی ناراضگیاں باقی رہیں گی تو پھر بلوچستان کو پاکستان کے ساتھ رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ ہم تو ان چیلنجوں کو دیکھ کر اس طرح باتیں کرتے ہیں، لیکن کیا وہ جو لوگ طاقتور ہیں، وہ طاقت کے نشے میں ہیں، ان کو اس کا خیال بھی نہیں ہے۔ تو بلوچستان کو محرومی سے نکلنے کا فارمولہ آسان ہے، ناراض لوگوں کو راضی کر دیا جائے اور ان کے پیداوار پر ان کو حق دے دیا جائے، تو میرے خیال سے وہ راضی ہو جائیں گے۔ وہ ہر حال کے اندر الگ ہونا نہیں چاہتے، لیکن جب آپ مسلسل ظلم کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ظلم کی بنیاد پر آواز کو دبا دیں گے، تو معاف کیجیے، یہ فطرت کے قانون کے خلاف ہے کہ ظلم کی بنیاد پر آواز کو آپ مؤخر کر سکتے ہیں، دبا نہیں سکتے۔ تو یہ ایک اہم مسئلہ تو ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کے اس چینل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کرے اس کو کوئی حق لے اور بڑے
जो दोहरे किस्म के लोग हैं उनके कानों तक हमारी आवाज पहुंच जाए। अजहर सिद्दीक साहब, बलूचिस्तान स्पेशली ग्वादर के लिए कहा जाता था सीपैक की जान, पूरे इस खित्ते में रेवोल्यूशन लेकर आएगा, तरक्की की नई दास्तानें रकम की जाएंगी, लेकिन सर इस वक्त वो बारिश के पानी में डूब गए हैं और मदद मांग रहे हैं, कह रहे हैं इमरजेंसी नाफिज की जाए। देखें, इसमें कोई शक नहीं है जो मुल्क के साथ ज्यादती हो रही है, आपको पता है अजाब तो आते ही है ना कौम पे, जब ज्यादती की जाए, जब कौम के साथ ज्यादती की जाए। जुल्म बहुत किया है इन्होंने अवाम के साथ। सर थोड़ा अजीब सी बात हो रही है ना कि जुल्म भी अवाम के साथ, अजाब भी अवाम के ऊपर। तो होता यही है ना कि भाई वो अवाम खामोश बैठी रही है, वो खामोश, इस अवाम को खामोश नहीं बैठना चाहिए, इसको इस जुल्म के खिलाफ बाहर निकलना चाहिए, लाजमी को तशद्दुद कार्रवाइयां करनी चाहिए, लेकिन इस जुल्म पे खामोशी जो है ना, आप देखें यहाँ लोगों को कम से कम ये सारा कुछ देखते रहे, लेकिन खामोशी से बता। और उसका देखें सबूत क्या है, उन्होंने वोट की शक्ल में तो आके बाहर निकला है, लेकिन उनके वोट में फिर टाका पड़ गया और फिर हम घर बैठे रहे, तो ये तो ज्यादती है ना। सर बिजली आज फिर, अजहर साहब बिजली फिर महंगी हुई है, 7 रुपए 5 पैसे, पर किसी को फर्क नहीं पड़ता, सबको मालूम है वो कितनी महंगी कर ले, हमने तो अदा करने हैं, कोई नहीं निकला घर से। पीडीएम 1 के दौर में आप खुद सोचिए डॉलर कहां से कहां पहुंच गया, तकरीबन दुगना आ गया। पेट्रोल की कीमत कहां से कहां चली गई, महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। हम उस वक्त भी कहते थे कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर डाका मारा है, यानी इनके बस की बात नहीं है, इसमें टोटल जो कसूर है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। बाकी तादी जमातें अपनी जगह एक रोल है, लेकिन असल तो लायबिलिटी उनकी है। उन्होंने जो लूट मार में बराबरी का साथ दिया, बैठ कर जो लूट मार यहाँ की, नैब खत्म कर दिया, एंटी करप्शन के जो हाल किए इन्होंने पकड़ के ईसीएल में से जाम निकाल के, सिर्फ जाती काम ये करते रहे हैं। अब इस कौम का सोचना पड़ेगा। मैं देखे ना, हमें कहते रहे कि आईएमएफ के कर्जों के हवाले से, अगर हमने, हमारे लीडर ने कहा कि खत लेके कहीं कि ऑडिट कराया जाए, मुसीबत पड़ गई है इनको। यानी वजह क्या है कि वो जो पैसा आना है वो भी लूट मार में जाना है, वो ऑडिट ना कहीं हो जाए। यकीनन यकीनन यकीनन। मुफ्ती साहब, मुल्क का मुआशी मुस्तकबिल, बिजली आज महंगी हुई है, आने वाले वक्त में पेट्रोल, गैस, पानी, एक एक चीज की कीमत बढ़ने वाली है, और वही इसहाक डार साहब कहा जा रहा है कि दोबारा वफाकी वजीर खजाना बनेंगे। जो डॉलर को नीचे रखना चाहते थे 200 से और 300 क्रॉस कर गया, मिफ्ता इस्माइल के साथ झगड़ा हुआ, IMF के साथ डिले हुआ। आपकी नजर में सर इसहाक डार साहब वापस आएंगे तो क्या कर लेंगे, क्या मुल्क को मुआशी बुरान से निकाल पाएंगे मुफ्ती साहब? नहीं, ये जो लंदन प्लान बन रहा था उस वक्त भी हम ये एतराज कर रहे थे कि भाई आपके पास रोड मैप क्या है मईशत को संभालने के लिए। तो सभी कहा जा रहा था कि इसहाक डार आएगा तो ये होगा, कुछ भी नहीं, फिर नवाज शरीफ आएगा, दोनों आ गए, अब दोनों चले गए। मैं तो नहीं समझता कि इस इलेक्शन के बाद हमारी मईशत ठीक हो जाएगी। एक ख्याल था, मौहूम किस्म का ख्याल था कि हम इलेक्शन ठीक कर दें और तमाम लोग जमा होकर एक मीसाकी मईशत कर दें। मीसाकी मईशत का माना क्या कि भाई हम अपोजिशन में हों या हम गवर्नमेंट में हों, हम गवर्नमेंट किसी की भी आए, ये जो हमने चंद इकदाम उठाए इनको कोई हाथ नहीं लगाएगा, इसको रिवर्स नहीं करेगा, तो उससे हो सकता है हमारी मईशत जो है वो उसको संभाला हो जाए। लेकिन अब ऐसे हालात के अंदर कि हमारे इलेक्शन हुए और पूरी दुनिया में हमारा इलेक्शन ज़ेर बास है और दुनिया समझती भी है कि ये इलेक्शन मुतनाज़ा है। इस मुतनाज़ा इलेक्शन में तो हमें कोई IMF वाली भी किस्त नहीं देंगे अगली। राइट मुफ्ती साहब, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त तमाम होता है। व्यूअर्स को यही कहेंगे, शुक्रिया अदा करूंगा मुफ्ती कुफैतुल्लाह साहब का, अजहर सिद्दीक साहब का, आप दोनों मेहमानों गिरामी का बेहद मशकूर शुक्रगुजार हूँ। यकीनन अज पाकिस्तान जै राह ते हले पियो, जेको सियासी हुकूमत ठही पे, जेके मुआशी हालात हैं, अल्लाह साईं पाकिस्तान के सही ट्रैक ते आणे, सियासी मुआशी मुआशरती इस्तेहकाम दे। छो जो असांखे ख़बर आहे कि अॼु ग्वादर में हाल छा आहिनि, अॼु पाकिस्तान किथे बीठो आहे। अगर अॼु बि असांजे सियासतदाननि पाकिस्तान जी ख़ातिर फ़ैसिला न कया ऐं रुगो पंहिंजी सियासी जमातनि लाइ फ़ैसिला कया, पंहिंजी हुकूमतनि लाइ फ़ैसिला कया, पंहिंजी कुर्सियुनि लाइ फ़ैसिला कया, त पाकिस्तान जो अल्लाह ही हाफ़िज़। मूंखे इजाज़त ॾियो, अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।